गुर्री लाल आटा चक्की चलाते हैं, पर आज उनकी वजन नापने की मशीन खराब हो गई। अभी तो नई मशीन लेने के पैसे भी नहीं है, कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। गुर्री लाल सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र सिलेंडर वाले रामू पे गई, जो उनके सिलेंडर का वजन नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस वाला तराजू इस्तेमाल कर रहा है। अरे रामू भाई, ऐसा दूसरा तराजू है तो मुझे दे दो, कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। ऐसा दूसरा तो नहीं, पर इसकी एक स्प्रिंग है मेरे पास, उसका इस्तेमाल कर तुम वजन नाप सकते हो। स्प्रिंग से वजन कैसे? जब तुम किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो तब या तो वह एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट। फोर्स लगाने पे स्प्रिंग की लंबाई में कितना बदलाव आएगा यह डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट पे। यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो लंबाई ज़्यादा बदलेगी और ज़्यादा है तो कम। मतलब वजन पता करने के लिए चेंज इन लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों पता होना चाहिए। चेंज इन लेंथ तो नाप लेंगे, पर स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या है? किसी भी स्प्रिंग के लिए यह वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यानी एक बार पता कर ली तो काम हो जाएगा। रामू ने स्प्रिंग पे 10 किलोग्राम का वजन टांगा, जिससे 98 न्यूटन की फोर्स लगी और स्प्रिंग 7 सेंटीमीटर यानी 0.07 मीटर लंबी खिंच गई। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 98 बाई 0.07 यानी 1400 न्यूटन पर मीटर है। मतलब हर किलोग्राम के लिए यह 0.7 सेंटीमीटर खींचेगी, तो इस हिसाब से 5 किलोग्राम के लिए 3.5 सेंटीमीटर और 15 किलोग्राम के लिए 10.5 सेंटीमीटर और ऐसे ही आगे खींचेगी। यानी अब तुम एक स्केल की मदद से कोई भी वजन नाप सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा खींचने पर स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी और फिर ये इक्वेशन काम नहीं करती। इस जुगाड़ से गुर्री लाल का काम सही चलने लगा, पर एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, अगर इस स्प्रिंग को 2 हिस्सों में काट दूँ तो काम जल्दी होने लगेगा। गुर्री लाल ने स्प्रिंग को बीच से काट के 2 वेइंग स्केल्स बना दिए। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कई दिनों बाद गुर्री लाल ने हिसाब में कुछ गड़बड़ देखी। ग्राहक तो इस महीने ज़्यादा आए, लेकिन पैसे पिछले महीने से भी कम बने। ऐसे कैसे? उसने पूरी बात रामू को बताई। अरे गुर्री लाल जी, स्प्रिंग को काटना नहीं था, काटने से तो स्प्रिंग ही बदल गई। अब नई स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग होगा, लेकिन काटने से स्प्रिंग कैसे बदल गई? स्प्रिंग डिफॉर्म होने पे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। जिन ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन पड़ने पे रिस्टोरिंग फोर्स भी लीनियरली बढ़ती है, वो हुक्स लॉ फॉलो करते हैं। और अगर डिफॉर्मेशन और फोर्स का यह संबंध सीधा ना हो तो मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। अब मान लो कि हमारे पास ऐसी काल्पनिक मासलेस स्प्रिंग है जिसमें केवल एक कॉइल है और ये स्प्रिंग हुक्स लॉ फॉलो करती है। अगर फोर्स F लगाने पे ये A लेंथ से बढ़ती है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा F/A। अब ऐसी n कॉइल्स को जोड़ के एक नई स्प्रिंग बना लो। अगर इस स्प्रिंग पे भी F फोर्स लगाओगे तो क्योंकि ये एक मासलेस स्प्रिंग्स है, इसके हर कॉइल पे अभी भी F फोर्स ही लग रही होगी। मतलब हर कॉइल अभी भी A लेंथ से ही बढ़ेगी, तो पूरी स्प्रिंग n गुना A लेंथ से बढ़ेगी। यहाँ से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। अब F/NA देख सकते हैं कि K2 K1 से n गुने कम है और स्प्रिंग कांस्टेंट नंबर ऑफ कॉइल्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्प्रिंग को आधा करोगे तो नंबर ऑफ कॉइल्स भी आधे हो जाएंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना हो जाएगा। ऐसा होने की वजह से अब सेम फोर्स के लिए स्प्रिंग आधा डिफॉर्म होगा, यानी 5 किलो का वजन अब इस स्केल पे 2.5 किलो का दिखेगा। यानी अब स्प्रिंग ज़्यादा वजन को पहले से कम दिखा रहा है। मतलब इन्हें पूरे महीने ज़्यादा आटे को कम दाम पे बेचा, तभी इतने ग्राहक आ रहे थे, भारी नुकसान हो गया। अरे लेकिन स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी तो पता चल गया ना। फिजिक्स के लेक्चर की फेस मान के भूल जाओ। एक बात का ध्यान रखना,
हुक्स लॉ के इक्वेशन में रिस्टोरिंग फोर्स यूज होती है, अप्लाइड फोर्स नहीं। और यह फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में लगती है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगी। यानी कि उन दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा ही, जो कि ओवरऑल इक्वेशन को पॉजिटिव बना देगा। ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।